जोहार साथियों, नमस्कार। आप सभी का झारखंड कनेक्शन के पेज में स्वागत है। और आज हमारे साथ झारखंड के एक खास शख्सियत हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और सीधा उनसे रूबरू कराते हैं और पूछते हैं कि आगे की उनकी क्या रणनीति रहेगी और क्या है। सबसे पहले टाइगर बाबू, आपका स्वागत है हमारे झारखंड कनेक्शन पेज पर। और आप अभी क्या कुछ कर रहे हैं और कैसे, कुछ सवाल आपसे पूछेंगे, उनका सीधा कट टू कट में आप जवाब देंगे। सबसे पहले आपके आंदोलन को हम सब ने देखा है, पूरा झारखंड ही नहीं पूरा देश देख रहा है। सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं। आप खुद एक आंदोलनकारी के सुपुत्र हैं। टाइगर जयराम महतो एक छात्र हैं, क्रांतिकारी हैं या कुछ और? देखिए, जब इंसान का जन्म होता है तो उसकी एक अवस्था होती है। शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था। तो एक उसका ये नियति का रूपांतर होना इंसान का स्वाभाविक होता है। ठीक उसी प्रकार कभी छात्र रहें, आंदोलनकारी रहें। अब निश्चय ही छात्र के रूप में आंदोलन किए, एक आंदोलनकारी के रूप में आंदोलन किए। अब हमें लगता है इस राज्य को राजनीतिज्ञ होने की आवश्यकता है और हमें कहीं ना कहीं युवा होने के नाते पॉलिटिकल रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। अतः अब लोगों को पॉलिटिकल पर्सन बनने की तैयारी है और उसी के सिद्धांत अनुरूप हम लोग कार्य करने के प्रयास कर रहे हैं। आपके आंदोलन को गुजरात के हार्दिक पटेल के आंदोलन की तरह देखा जा रहा है। हार्दिक पटेल ने आरक्षण के लिए आंदोलन किया था। आप भी कुछ उसी तरह का 1932 और नियोजन नीति आपकी मांगे थी। अब ये ठीक है, अब ये हम लोगों का एक आंदोलन बड़ा रूप लेता जा रहा है आपका। तो हार्दिक पटेल के आंदोलन को आप अपने आंदोलन से लोग जोड़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल दोनों आंदोलन, दोनों की पृष्ठभूमि अलग है, दोनों की विचारधाराएं अलग है, दोनों का जो राज्य की परिस्थितियां हैं वो अलग है। हमारा आंदोलन अलग है, उनका आंदोलन अलग है और हमारी इस आंदोलन का जन समर्थन पूरे झारखंड के लोग कर रहे हैं और करना भी चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि किसी भी राज्य का यदि निर्माण होता है तो उस किसके लिए होता है। अगर हम कोई नया कमरा बनाए तो उस कमरे में रहेगा कौन, ये सवाल बनता है। उतना बड़ा छोटा उदाहरण लेते हैं कि हमने जो हमारा पुराना मकान था उससे हटकर एक नया मकान बनाया, तो नए मकान में कौन रहेगा? तो वही इसीलिए झारखंड बना था। तो झारखंड जब बना तो झारखंड में यहाँ के जो सुविधाएं हैं या फिर जो यहाँ के रोज़गार हैं या फिर जो भी यहाँ के झारखंड से होने वाली सुविधाएं होंगी वो किसको हो जाएंगी, यानी झारखंडियों को। तो ठीक उसी प्रकार आज 23 सालों में कोई एक रूल नहीं बन पाया है, एक पॉलिसी नहीं बन पाई है जो ये निर्धारित करे कि झारखंड के कौन है और झारखंड के कौन नहीं है। तो ये हमारी लड़ाई वाजिब है, टू द पॉइंट है और इसका जन समर्थन अपार भी मिल रहा है। ठीक है। एक और चीज़, हमारे जो भी अभी झारखंड के राजनीतिक दल हैं, आप लोगों के आंदोलन को उन्होंने एक तरह से नकारात्मकता के दृष्टि से देखा था। कहा था कि छात्र हैं, छात्रों को पढ़ना लिखना चाहिए, इस तरह से आंदोलन नहीं करना चाहिए। उनको आप कोई जवाब देना चाहेंगे अपने अंदाज में? देखिए, सबसे पहली बात है, कहीं ना कहीं आज मात्र 2 सालों में मुझे लगता है, मैं अपना कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूरे भारत देश में अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो शायद ही 2 साल में कोई ऐसा लीडर हुआ होगा जिसने इतने सभाएं की होंगी और अपने आप को यहाँ तक लेकर आया होगा। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं उनकी नाकामी है, वो कहीं ना कहीं वे अनसक्सेसफुल हैं, फेलियर हैं, तभी तो हमको मौका मिला। अगर वो बेहतर कार्य करते हैं तो हमें मौका नहीं मिलता। जहाँ तक पढ़ने की बात है, आप झारखंड के तमाम परीक्षाओं को देखिए अभी यहीं एक छात्र हमारा मिला, पीछे बैठा है, वो UPSC की तैयारी कर रहा है। उसने बड़ी करुणा भरे शब्दों में कहा कि हम झारखंड के भी बहुत सारे इम्तहान की तैयारी किए हैं, लेकिन झारखंड की स्थिति आप सभी जानते हैं, ना सही टाइम पे एग्ज़ाम होता है, अगर एग्ज़ाम होता है तो पेपर लीक होता है। तो कुल मिलाकर जो लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि हम लोग छात्र हैं, छात्रों को पढ़ना चाहिए, तो मैं उनको स्पष्ट कहूँगा, हम लोग पढ़ने के लिए ही थे और पढ़ ही रहे थे। अभी भी मेरा 30 तारीख को सबमिशन है एनुअल रिपोर्ट का, हाफ ईयरली का, लेकिन उस अपने ना पढ़ने के साथ साथ हमें आंदोलन करने के लिए बाध्य किया। आप नीति नहीं लेकर आएँ, आप अगर नीति भी लेकर आएँ तो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएँ। जो राज्य के मूलवासी झारखंड के हैं उनको कभी फ़ायदा नहीं मिला आपकी नीतियों से। अभी तमाम जो एग्ज़ाम है वो कटघरे में है। आप अगर राजभवन का दृश्य देखें तो वहाँ सब लोग धरने पर बैठे हैं, सैया धरने पर है, पारा टीचर के लोग धरने पर हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में जो लोग काम कर रहे हैं वे लोग धरने में हैं। राज्य में तो प्रत्येक दिन अगर आप मेरे झारखंड की अगर भ्रमण करने जा रहे हैं तो कोई कलेक्टर के ऑफिस में धरना पर बैठा है, कोई BDO ऑफिस में धरना पर बैठा है। क्यों? यानी सिस्टम से हर कोई नाराज़ है, सिस्टम की उदासीनता से हर कोई दुखी है, प्रताड़ित है। तो ये जो लोग कह रहे हैं वो केवल इसी कमरे में बैठते हैं, वो पंखों के साथ बैठते हैं, वो बड़े बड़े VIP लोग के साथ बैठते हैं, इसलिए उनको कुछ नहीं लग रहा। वो ग्राउंड में जाए, वो धरातल पर जाए, उन्हें आभास होगा कि झारखंड की क्या दृश्य है। अब चूँकि आपने पार्टी का ऐलान कर चुका है, गठन की भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो झारखंड की जनता आपको CM बनाना चाहती है, जो अपार जन समर्थन आपको मिलता दिख रहा है।
लेकिन जो हमारी भौगोलिक दृष्टि है, जो विधानसभा की सीटें हैं, 5-7 सीटों में नहीं आएगा, तो 41 सीटें जीतने के लिए आप लोगों का क्या प्लान रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात, चूँकि ये राजनीतिक विषय है और प्लानिंग कभी भी जो होती है वो स्ट्रेटजी जो तैयार होती है इस प्रकार की, तो वो बंद कमरों में तैयार होती है। जी, जी। और हमारे जो संगठन के हमारे स्ट्रेटजी मेकर हैं वो लगातार इन सब पर चिंतन कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जब 2024 सामने आएगा तो हम लोग एक बेहतर रिजल्ट की ओर बढ़ेंगे। हालांकि कठिनाई, चुनौतियों से भरा रास्ता होगा, क्योंकि हम लोग अभी पल्लवित हो रहे हैं, हम लोग शिशु अवस्था में हैं। जी, जी। तो कहीं ना कहीं जो भी अस्थाई पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके द्वारा हमें बहुत ही चैलेंज दिया जाएगा, बहुत सारी अड़चनें, रुकावटें आएंगी, लेकिन मुझे लगता है हमारी ताकत यही है कि हमारे पास जनता का अपार समर्थन है, और हम लोग सब युवा हैं तो सबको धुआं निकाल देंगे। जी, आपके एक महत्वपूर्ण साथी देवेंद्रनाथ महतो, अभी उनकी तबीयत नासाज है, वो इलाज चल रहा है, उनके बारे में कुछ? मैं उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूँ, और लगातार टेलीफोनिक जो उनके आसपास है उनसे हमारा संपर्क है। लगातार हम लोगों ने कहा जब भी कोई अगर विकट समस्या होगी हम लोग संपर्क कीजिएगा, और हम लोग लगातार टेलीफोनिक बातचीत। एक रैपिड फायर टाइप से आपसे सवाल पूछते हैं, मैं सिर्फ नाम बोलूँगा, आपको उनके बारे में जो भी एक शब्द इंस्टेंट क्लिक करे वो आप कहिएगा। जैसे बिरसा मुंडा, झारखंड के महापुरोधा, जिन्होंने अपना संघर्ष के साथ अंग्रेज़ों को झारखंड की मिट्टी में स्थापित होने से दूर किया। विनोद बिहारी महतो, जननायक, शिक्षा के अग्रणी, जिन्होंने गांव-गांव जाकर शिक्षा की ज्योत जगाई और आज झारखंड को लड़ने के लिए तैयार किया, उसी के रूप में आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर रामदयाल मुंडा, शिक्षाविद, कहीं ना कहीं उनका बहुत अहम योगदान है। झारखंड की जो शैक्षणिक व्यवस्था, झारखंड की जो सांस्कृतिक व्यवस्था है, उसके वे बहुत बड़े अग्रणी अभिभावक हैं। वर्तमान में अगर राजनीतिक पार्टियों को अगर झारखंड में देखें, चाहे वो सत्ता में है या सत्ता से बाहर है, कोई ऐसी पार्टी या कोई ऐसा नेता जो आपको प्रभावित करता हो? देखिए, अगर कोई नेता हमें प्रभावित करता तो हम नेता नहीं बनते हैं, उनका समर्थक बनते हैं। अगर कोई नेता हमें प्रभावित करता तो हम नेता क्यों बनते हैं? हम उनका समर्थक बनते हैं, उनकी डीपी अपने प्रोफाइल में लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने प्रभाव नहीं डाला, आज की युवा पीढ़ी पर वो प्रभाव नहीं डाल पाए, जिस कारण युवा पीढ़ी को नेता बनने के लिए तैयार होना पड़ रहा है। अपने किताबों के साथ साथ, अपने कलमों के साथ साथ उन्हें सड़कों पर आंदोलन करना पड़ रहा है। एक सवाल हमेशा रह कर उठता है, आपसे भी पूछे जाते हैं कि आप 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम के लिए काम कर चुके हैं, या फिर एक तरह से उनके साथ दे चुके हैं, और आपके क्षेत्र के विधायक भी जेएमएम के ही विधायक हैं, मथुरा प्रसाद महतो जी। अब जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं झारखंड में, जो भी हेमंत सरकार काम कर रही है, या कह सकते हैं कि अबुआ राज की जो मांग थी उसमें कितने लोगों ने बलिदान दिया। अब चूँकि आप जेबीकेएसएस का गठन कर चुके हैं, पहले से राज्य में कई पार्टियां जो अपने आप को माटी का पार्टी कहती हैं, अब जेबीकेएसएस का रुख क्या होगा? क्योंकि कुछ ही दिनों में लोकसभा के चुनाव हैं, और उसके बाद कड़कड़ाती ठंड में हमारे यहाँ विधानसभा के भी चुनाव होंगे। अब आप लोगों की रणनीति कैसी होगी? आपके साथ चूँकि अपार जनसमर्थन जुड़ रहा है, और आप लोग शायद संगठन को और विस्तार भी दे रहे हैं, तो आगे और किस तरह से आप लोग काम करना चाहते हैं, या कुछ युवाओं से या झारखंड वासियों से कुछ अपील करना चाहते हैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से, तो आप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, कहीं ना कहीं जो भी इससे पहले राजनीतिक दल रहे हैं उनको अगर हम लोग क्रॉस वेरिफिकेशन करने जाएं तो ये पाते हैं कि सभी का लगभग किसी न किसी उद्योगपति से साठगांठ है। जी जी। आज अगर मैं दिल्ली में बैठा हूँ, इंटरव्यू मेरा दिल्ली में ले रहे हैं, यहाँ प्रवास की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में है। आखिर कारण क्या है? जो 40% खनिज संपदा प्रोडक्शन करने वाला राज्य, मिनरल्स उत्पादित करने वाला राज्य, अगर आज इस प्रकार की प्रवास की पीड़ा को झेलता है तो इसके लिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल उदासीनता इसका कारण है। तो मुझे मानना है कि वे माटी की पार्टी बनकर कहीं ना कहीं उन्होंने माटी को बेचने का कार्य किया है। वरना आज पढ़ने लिखने वाले छात्रों को, जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को आज सड़कों से होकर सदन तक जाने के लिए विवश नहीं होना पड़ता। तो हमारी अगर आज पॉलिटिकल के रूप में अपने आप को हम लोग इमर्ज कर रहे हैं, उत्थान कर रहे हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी जो पूर्ववर्ती पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, जो अभी वर्तमान में अस्थायी तौर पर पकड़ बना कर बैठे हैं, उनकी नाकामी, जो अनसक्सेसफुल है, जो नाकामयाब रहे, उन्हीं कारण आज हमें यहाँ तक आना पड़ा। एक और चीज़, सबसे बड़ा सवाल हमेशा रहता है कि हमारे लोग हर जगह पे कम हैं, चाहे वो राजनीति हो, अगर हम कह सकें कि लॉबी उनकी नहीं है, तो इस तरह से और लोग कैसे बढ़ें, इस पर अगर आप लोग कोई और आगे रणनीति तैयार कर सकते हैं तो। बिल्कुल, इसके लिए भी हम लोग कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आज अगर आप
देखते हैं, हम लोग भी देखें, कोई एक सीमा नाम की लड़की बॉर्डर से पार हुई और पूरे भारत में पॉपुलर हो गई, यानी मीडिया कवरेज जोरदार मिला। लेकिन आज झारखंड में 2 सालों से आंदोलन हो रहा है, लगातार लोग खदानों में दब के मर जा रहे हैं, एक साथ 3 लोग 4 लोग कहीं 50 लोग दब के मर जा रहे हैं, लेकिन नेशनल न्यूज़ नहीं बन पा रहा है। आज 50 किलोमीटर तक लगभग 5 लाख लोग खड़ा होकर मानव श्रृंखला बनाते हैं, लेकिन नेशनल न्यूज़ नहीं बन जाता है। आज एक साधारण सा लड़का जब किसी सभा को अटेंड करने के लिए जाता है तो बिना पैसों से 50,000 की भीड़ आ जाती है, लेकिन नेशनल न्यूज़ नहीं बन पाता है। यानी कहीं ना कहीं ये तो खामियां हैं कि हमारी लॉबी नहीं है, जगह पे हमारे लोग नहीं हैं। इसका कारण यही है कि खनिज संपदा का राज्य है, ये लोग सभी लोग मिलकर लूटना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कभी ज़रूरत नहीं समझा कि झारखंड की शिक्षा की स्थिति को बेहतर किया जाए ताकि झारखंड के लोग आगे बढ़ें और ऊंचे ऊंचे पदों पर जा सकें। इसलिए हमारे पास 1960 में आया था रांची विश्वविद्यालय, उसके बाद 32 साल बाद 1992 विनोबा भावे विश्वविद्यालय आया। यानी समझ सकते हैं 2004 में इसी प्रकार की बहाली आई थी। पूरे भारत में मांगा गया था DLED, केवल झारखंड में मांगा गया था B.Ed। तो झारखंड के साथ पक्षपात हमेशा हुआ है, हमेशा भेदभाव हुआ है, जिसका कारण आज झारखंड भुगत रहा है। बाकी स्टेट्स का तुलनात्मक अध्ययन करें, 2014 में तेलंगाना का निर्माण हुआ, आज GDP के मामले में 2nd नंबर पर है, लेकिन 2000 में बना झारखंड जो भी 40% खनिज संपदा, आज बहुत पिछड़ा राज्य है। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग रही है, दिल्ली में बैठे लोगों की भी रही है, उद्योगपतियों की भी रही है, और अन्य जो राज्य के हैं, जो जानकार लोग हैं, उनकी भी प्लानिंग रही कि झारखंड को आगे नहीं बढ़ने देना है। लेकिन अब झारखंड के युवा जवान होने के साथ साथ सियान भी हो चुके हैं, अब अपना अधिकार लड़के लेंगे। देखिए, वो नेशनल और स्थापित मीडिया है, फिलहाल उनका कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए उनके लेवल में जाना है तो आपको अपना लेवल बढ़ाना होगा। इसलिए हमने कहा कि 2024 में दिल्ली में दस्तक देने की तैयारी कर रहे हैं, फिर नेशनल मीडिया को भी आना होगा। जयराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। झारखंड कनेक्शन के पेज को आप ऐसे ही ताबड़तोड़ और इंटरव्यूज़ देखने के लिए ज़रूर देखिए। एक अपील झारखंड कनेक्शन के दर्शकों के लिए। हाँ बिल्कुल, झारखंड कनेक्शन के दर्शकों से हमारी अपील होगी। इसका नाम ही है कनेक्शन, यानी झारखंड के, चूँकि ये प्रवासी सा भाई का चैनल है, तो कनेक्शन चैनल के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट रहें। हमारी शुभकामनाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।